प्यारे बच्चों, आप सभी बीकॉम सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों का स्वागत है ई स्कूल में। जैसा कि आप जानते हैं, अब तक हम 4 वीडियोस इस पे देख चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने इनकम टैक्स स्टार्ट किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं 5th जो इसका वीडियो है इनकम टैक्स के लिए। ये नंबर्स आपके इसलिए रखे गए हैं ताकि आप लोग इसको जब भी देखें तो आपको पता रहे कौन सा देखा है और कौन सा नहीं देखा है। तो बच्चों, पिछली जो 2 क्लासें थी, जो उसमें हमने पढ़ा था रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है और उसकी टैक्स लाइबिलिटीज़ कैसे होती है, तो वो रूल्स पढ़े थे। आज मैं आप लोगों को इसका एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं और एक क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में देने वाला हूं, जो आप मुझे करके बताएंगे, है ना। तो वो आप मुझे किसी माध्यम से, मैंने कहा कि हमारे जो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे रखे हैं, आप मेरे को आंसर उसका निकाल के दें। मैं आपको सही और गलत भी बता दूंगा कि कहाँ पे क्या दिक्कत आई है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलो, आज का हमारा हेडिंग वो है, आज हम करेंगे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। कौन सी बुक का? इनकम टैक्स का। देखिए, इसमें ये रहा एक तो इनकम टैक्स की बुक। जब भी आपके सामने आए तो उस पर आप ज़रूर देखें इनकम टैक्स प्रीवियस ईयर क्या है, तो 19-20 हो जाएगा। और असेसमेंट ईयर क्या है जिसमें हम अभी रन कर रहे हैं, यानी 20-21। तो ये आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि हर बुक के ऊपर ये लिखा होता है असेसमेंट ईयर क्या है और प्रीवियस ईयर क्या है। तो हमारी बुक के लिए ये रहेगा, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जल्दी से, बिना समय खराब किए। तो इसमें आपके क्वेश्चन एक बार मेरे साथ आप देखिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फॉलोइंग आर द इनकम ऑफ श्री अग्रवाल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20, यानी प्रीवियस ईयर जो है वो आपका 2019-20 19-20 हो गया। अब उसमें आपके 6 पॉइंट्स दे रखे हैं, वो हम एक एक करके अभी पढ़ेंगे। और नीचे लिखा है कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ श्री अग्रवाल फॉर द असेसमेंट ईयर 20-21। इफ़ ही इज़ अ रेजिडेंट, अगर वो रेजिडेंट है तो क्या होगा, अगर वो NOR है तो क्या होगा, और अगर वो नॉन रेजिडेंट इन इंडिया है तो उसके साथ क्या होगा। अच्छा, तो ये आपके इसमें रहेगा। अब एक एक करके इसके पॉइंट पढ़ने हैं। रेजिडेंट है और तीनों स्थिति में हमें देखना है। तो अगर ये रेजिडेंट होता है तो क्या, NOR होता है तो क्या, और NR होता है तो क्या, ये हमारा इसमें रहेगा। देखें पहला पॉइंट ए, इसमें ये कहता है 5000 रिसीव्ड इन इंडिया। तो रिसीव्ड इन इंडिया को अंडरलाइन कर दो, और विच एक्रूड इन बांग्लादेश। ठीक है, तो इसमें मेरा जो समझ है वो आप लोगों को मैंने बताया कि हमें ये देखना होता है कि वो रिसीव्ड और एक्रूवल कहाँ है। अगर उनमें से कोई भी चीज़ इंडिया में है तो वो टैक्सेबल की श्रेणी में आएगा। ठीक, उसके बाद में अगला है 10,000 अर्नड इन इंडिया, यानी इस बार एक्रूवल तो इंडिया में हुआ बट रिसीव्ड इन श्रीलंका, पर उसको रिसीव कहाँ किया गया है? श्रीलंका में। तो यहाँ पे भी एक काम हो रहा है, कौन सा? अर्नड। उसके बाद में 8,000 अर्नड एंड रिसीव्ड इन जापान, इस बार दोनों ही बाहर है। फ्रॉम अ बिजनेस विच वॉज कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड फ्रॉम इंडिया, लेकिन यहाँ पे फिर एक बात आ गई इंडिया की। उसके बाद में अर्नड इनकम 2,000 फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान, विदेश में उसने कमाई, विच वॉज डिपॉजिटेड इन अ बैंक देयर, वहीं पे बैंक में उसने जमा करा दी। तो ये भी ठीक है, लेकिन इसमें ये चीज़ देखनी कि वो रेजिडेंट है तो क्या स्थिति होगी। रेजिडेंट मतलब रहता भारत में और इसने ये सारा बाहर किया, तो वो रेजिडेंट वाली स्थिति हो गई। तो ये भी ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में 6,000 अर्नड इन इंग्लैंड, बाहर कमाए, रिसीव्ड देयर, वहीं पे प्राप्त किए, आउट ऑफ विच 4,000 ब्रॉट इन इंडिया, 4,000 भारत में ले आया। ठीक है, फ्रॉम यानी गत वर्ष में, प्रीवियस ईयर जो है उसमें। और एफ पॉइंट है फॉरेन इनकम ऑफ 4,000 विच वॉज अर्नड इन 1990, यानी 1990 मतलब 1990 में उसने कमाई थी, वॉज ब्रॉट इन इंडिया, भारत में लेकर आया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर के अंतर्गत। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन हो गया। आप लोगों को इसके स्क्रीनशॉट लेना है और इसको फिर उसके बाद में अपने पास नोट करना है। आपके असाइनमेंट का पार्ट है, आप जो क्वेश्चन सीख रहे हो उसको अपनी कॉपी में नोट करिए। ठीक है, उस क्वेश्चन को और उसके सॉल्यूशन को। तो क्वेश्चन का तो स्क्रीनशॉट ले लो, और जो आपका
सॉल्यूशन है वो आप कॉपी में नोट कर लो, तो उससे आपके पास एक सफिशिएंट हो जाएगा, या आप दोनों का ही प्रिंट निकाल के अपने पास रख सकते हैं। ओके, मुझे पता है आप मेरे से बेहतर हो टेक्निकली। अब आता है, यानी हमने क्वेश्चन देख लिया, अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो आप मेरे साथ देखिए। क्यों बच्चों, तैयार है? वेरी गुड। ये देखिए, यहाँ पे आपको एक इस तरह की टेबल तैयार करनी है। टेबल आप देख सकते हैं, टेबल में मैंने सारी चीज़ें आपके शो करी हुई है। इसमें लिखा हुआ है सोर्स ऑफ इनकम, यानी इनकम कहाँ से होगी, और तीनों स्थितियाँ इसमें हमने कर दी, रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। क्लियर? अब हम सबसे पहले पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं, ए पॉइंट, रिसीव्ड इन इंडिया बट एक्रूड इन बांग्लादेश। ये पढ़ा था ऊपर हमने पॉइंट, है ना? कितना था? 5000 था। तो वो 5000 अमाउंट के बारे में वो कहता है कि रेजिडेंट है तो क्या टैक्स लगेगा, तो हम कहेंगे हाँ भाई, रेजिडेंट है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर? उसके बाद में कहता है कि अगर वो NOR है, यानी असाधारण निवासी है, तो असाधारण निवासी में भी चूंकि रिसीव्ड इन इंडिया हो रहा है तो टैक्स देना पड़ेगा, तो ये इसमें भी टैक्स देगा अगर ये स्थिति होती है। और तीसरा, नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट में क्या होता है, वो भारत में नहीं रहता। क्लियर? लेकिन रिसीव्ड तो भारत में हो रहा है ना, तो भारत में कोई पैसा प्राप्त हो रहा है तो उस पर टैक्स उसको इंडिया में देना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी 5000। ओके, तो ये इस तरीके से पहला पॉइंट हुआ। अब आप सेकंड पॉइंट पे आ जाए। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट हमारा है अर्नड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन श्रीलंका। जो ऊपर पॉइंट दिया हुआ था उसमें ये था, अर्न कहाँ हुआ? इंडिया में हुआ, और रिसीव्ड कहाँ हुआ? श्रीलंका में। तो इंडिया में हुआ तो इसको तो टैक्स देना ही पड़ेगा। अमाउंट इसकी थी आपकी 10,000 रुपये, तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000। कोई दिक्कत बच्चों? भाई इंडिया में रेजिडेंट है और उसने अर्न भी इंडिया में किया है तो टैक्स देना पड़ेगा। वो असाधारण निवासी है, यानी आता जाता रहता है, लेकिन चूंकि इसमें पॉइंट आ गया अर्न कहाँ किया, कि इंडिया में किया, इसलिए उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब अगला थर्ड में क्या होगा? अर्न इंडिया में किया, अब वो भले विदेश में रहता हो, टैक्स देना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। आसान है, समझ में आ रहा है? गुड। अगला पॉइंट, अर्नड एंड रिसीव्ड इन जापान। ये आया था ना ऊपर पॉइंट। और बिजनेस कहाँ से कंट्रोल होता है? इंडिया से होता है। तो अर्न भी विदेश में हुआ और रिसीव्ड भी विदेश में हुआ, भारत से कोई लिंक नहीं था, पर एक लिंक था, बिजनेस कहाँ का है? इंडिया का है। तो ऐसी स्थिति में किसको टैक्स देना है और किसको नहीं? तो रेजिडेंट को टैक्स देना है, तो इसकी अमाउंट थी 8,000। रेजिडेंट को क्यों टैक्स देना है? कि उसने, वो भारत में है, निवासी है, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, है ना? और इंडिया की कंपनी भी इंडिया की है, आता जाता रहता है, उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। कारण दो हो गए, एक तो कि आता जाता रहता है, और दूसरा बिजनेस कहाँ का है? इंडिया का है, तो इसलिए इसको टैक्स देना पड़ेगा। थर्ड स्थिति में इम्पोर्टेंट है। थर्ड स्थिति में वो क्या है कि इंडिया में आता जाता नहीं है, नॉन रेजिडेंट का मतलब होता है आता जाता नहीं है, तो उसको यहाँ पे टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो, ये सारी स्थिति आप ध्यान से देखते जाएं, तो पीछे वाले रूल्स भी एक बार आप वापस रिवाइज कर ले तो समझ में और बेहतर तरीके से आएगा। आगे बढ़े? क्लियर? चलो, अब आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान एंड डिपॉजिटेड देयर। ठीक है, विदेश में उसके मकान था, उसका किराया मिलता था, वहीं पे प्राप्त करता था और वहीं पे सब कुछ था, मतलब भारत से उसका सिर्फ निवासी होने में एक लिंक बनता है और कोई लिंक उसका नहीं बनता है। तो ऐसी स्थिति में किराया कितना था उसका? तो वो ये कहता है कि अपने क्वेश्चन में था अर्नड इनकम 2000 फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो 2000 था, है ना? तो 2000, अगर वो निवासी है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, पहली बात, क्योंकि भारत में है, टैक्स तो देना पड़ेगा। यानी अगर कोई भारतीय व्यक्ति है, भारत में ही रहता है, सब कुछ भारत में, पर इनकम विदेश में वो कमा रहा है किसी भी कारण से, तो उसको भारत में टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर? अब ये प्रश्न उठता है क्या उसको विदेश में भी टैक्स देना पड़ेगा? तो ये वहाँ की गवर्नमेंट के रूल्स पर डिपेंड करता है। ओके,
उसके बाद में असाधारण निवासी है, मतलब भारत में कभी कभार आया बस और उससे ज़्यादा उसका नहीं है, तो यहाँ पे उसको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस बार वो सब कुछ उसका क्या है, बाहर ही चल रहा है। क्यों? असाधारण निवासी है, कभी कभार भारत आता है खाली, इसलिए तो उसको यहाँ पे टैक्स नहीं देना और इसमें भी टैक्स नहीं देना, क्योंकि उसमें तो कोई लिंक ही नहीं बनता भारत से आने का। तो इसलिए गत वर्ष में ये सारा जो सिस्टम चलता है ना, कि प्रीवियस ईयर में उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या था, उस पर ये सारी बातें होती है, टैक्स देना है या नहीं देना है। मान लो वो अगले साल पूरे साल भारत रहा तो वो निवासी हो जाना है, तो उस समय में उसको टैक्स देना पड़ सकता है। फिर अगला आता है, नेक्स्ट पॉइंट है अर्नड इन इंग्लैंड बट आउट ऑफ विच 4000 ब्रॉट इन इंडिया। उसने क्या किया था, मैं इसका पूरा पॉइंट आपको पढ़ के सुना देता हूँ। हमारा इसका जो पॉइंट था वो था 6000 अर्नड इन इंग्लैंड एंड रिसीव्ड देयर, ओके, टोटल 6000 था, आउट ऑफ विच 4000 ब्रॉट इन इंडिया। उसमें से वो 4000 क्या करा कि भारत में लेकर आया। तो ऐसी स्थिति में आप देखें इसने टोटल कितना अर्न किया था, तो अर्न तो 6000 किया था। अगर वो रेजिडेंट है तो 6000 पे टैक्स देना उसको पड़ेगा। पहला पॉइंट, अर्न किया विदेश में किया, लेकिन चूंकि वो रेजिडेंट है, भारत में रहता है, इसलिए उसको भारत में टैक्स देना पड़ेगा, एक फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद में 4000 रुपये वो कहता है भारत में लाया, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे उसको कोई टैक्स देना नहीं है, क्योंकि वो ला तो सकता है, ये कभी कभार आता है, और इसमें टैक्स देना नहीं है। तो ये इसकी ओवरऑल कंडीशनिंग, सारी जो कंडीशन है एक साथ हमने इसमें पढ़ी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आओगा। एक पॉइंट अभी बाकी है, ऊपर एक पॉइंट और लिखा हुआ था, मैं आपको एक बार साथ में ले लेता हूँ उसके लिए। ये रहा, फॉरेन इनकम ऑफ 4000 विच वॉज अर्नड इन द ईयर 1990, उसने 1990 में कमाई थी, वो अब भारत में लाया। तो इसका रूल बहुत सिंपल सा है कि जो प्रीवियस ईयर में जो उसने कमाया और वो अब भारत में लेके आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो आप यहाँ पे नोट लिख सकते हैं, नोट कंडीशन एफ थी नॉट टैक्सेबल, ये आपके हो जाएगा इसमें, ठीक है। और यहाँ पर आपके जो है, अब टोटल लगा देंगे, तो टोटल लगाएंगे तो आपकी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे ये आपके टोटल आएगा 5000, 10,000, 8,000, 2,000 और 6,000। तो इसकी टोटल आपके आती है 31,000। उसके बाद में 5, 10 और 8, 18, 5, 23,000, और उसके बाद में 15,000। ये आपकी इसकी स्थिति बनेगी। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। रूल अगर आपको क्लियर होंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़े। ये सारी सिचुएशन आप, बस मेरा यही है कि आप लोग क्वेश्चन को देखें और उसके बाद में एनालिसिस करें। रूल्स आपको इससे पहले वाला वीडियो देखा है तो यही सवाल समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब आते हैं, ये तो हुआ क्वेश्चन। इसी के बेस पे अब मैं आपको एक असाइनमेंट दिया है, वहाँ पे लेके चलता हूँ। असाइनमेंट फॉर यू, कार्यभार। क्या कार्यभार है आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें आपके पहले मैं यहाँ पे इसको रोक देता हूँ एक बार के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये हिंदी मीडियम के लिए क्वेश्चन हो गया, ओके। और उसके बाद में यही क्वेश्चन वापस इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं वो इस यहाँ तक का जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोनों अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ें, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करें। सेम क्वेश्चन है, रामचंद्र जो है उसका असेसमेंट ईयर आपको दिया हुआ है। ईयर में अगर कभी मिसप्रिंट आए तो मैंने इसीलिए ऊपर ही ऊपर लिख दिया है ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। 19-20 प्रीवियस ईयर है और 20-21 असेसमेंट ईयर है ना, कई बार हो जाता है किताब में। तो अपने को तो रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और एनआर यानी नॉन रेजिडेंट, इन तीनों ही स्थिति में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आपका असाइनमेंट है, आप इसको पूरा कंप्लीट करके मेरे को व्हाट्सएप कर देना। क्लियर? मैं चेक कर लूँगा उसको सही है या गलत। और अगला जो वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें उसके जो आंसर है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो उससे आपके क्या होगा कि मैच हो जाएगा। चेक नहीं किया तो भी वो मैच होना है, तो अपने आप में ऑटोमेटिक चेक हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आज की हमारी क्लास। इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, चूँकि मेरी बात थी एक क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नई हेडिंग, नया टॉपिक, क्योंकि अब तक हमने जो पढ़ा है इंट्रोडक्शन
दूसरा पढ़ा रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स, और अब हम इसके बाद में चलेंगे नेक्स्ट हेडिंग पे। क्लियर? तो अगली बार जो क्लास होगी वो एक नए टॉपिक के साथ होगी। बाय।